चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। मैं भारत का जो भूगोल आप लोगों को पढ़ा रहा था, उस क्रम में आज हम लेकर आए हैं भारत की भौगोलिक संरचना। यहाँ आप लोग मैप देख रहे होंगे। मैप पहले बना दिया गया है कि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो और समझाने में आसानी हो जाए हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए भारत की भौगोलिक संरचना। ठीक है, ये जो वीडियो होगा ना, इस वीडियो से आप 9th 10th में एग्जाम देने जा रहे हो या 11th 12th के टीचर के लिए एग्जाम देने जा रहे हो या प्राइमरी के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो चलिए पहले हम भारत की भौगोलिक संरचना देखने से पहले समझ लेते हैं कि भारत का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, आइए पहले भौगोलिक संरचना देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय का निर्माण भी इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत का तटीय मैदान देखेंगे। तटीय मैदान देखेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत का पठार देखेंगे। दक्षिण भारत का पठार देखेंगे। क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या देखेंगे हम लोग? तटीय मैदान देखेंगे। तटीय मैदान देखेंगे। उसके बाद द्वीप को देखेंगे। द्वीपों को देखेंगे, जो भारत के पास कितने द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। इतना टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, इसमें भारत की भौगोलिक संरचना में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे, हिमालय बना कैसे और कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो मैप में अगर आपको दिखा दें तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये वाला ऊपर रेड से हम दिखाए मैप में, ये क्या है? हिमालय है आपका। चलिए आइए इसको मिटाते हैं और मिटा करके हिमालय को हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें हिमालय की पर्वत श्रृंखला देखेंगे। उसके बनने के पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि जब बहुत करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी जो थी वो कुछ इस तरीके की थी। अब यहाँ पे बीच में जिस प्रकार से रोटी रखा था ना, उस प्रकार से एक पार्ट था, कठोर भाग था, जिसको क्या कहा गया था? पेंजिया। क्या कहता था? पेंजिया। और जो बाहरी भाग था इसके, ये सॉलिड था, मतलब कठोर था, और जो ये पानी के टाइप में था, जिससे तैर रहा था, उसको कहा था पेंथालासा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको नोट कर लीजिएगा कि पेंजिया क्या है और पेंथालासा क्या है। आगे चल के कालांतर में ये जो पेंजिया है वह बीच से टूट जाता है। बीच से क्या होता है? वो टूट जाता है, और टूटने के बाद ऊपर वाला भाग ऊपर तैरने लगता है और नीचे वाला भाग नीचे तैरने लगता है, और कुछ इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर वाला भाग क्या हो गया? ऊपर तैरने लगा, और नीचे वाला भाग नीचे तैरने लगा, इस प्रकार की संरचना। अब ये ऊपर वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड, और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया? अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। अब जो हमारा भारत है वह गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया कि भारत किसका पार्ट है, तो क्या कहोगे? गोंडवाना लैंड का। क्लियर है? अंगारा लैंड का पार्ट नहीं है। अच्छा, जब अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था, तो उस क्रम में बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। बीच में क्या था? सागर था। कालांतर में आगे चल के ये 3 पार्ट में टूट जाता है। एक बन जाता है, इधर से बन जाता है उत्तरी अमेरिका, ये बन जाता है आपका एशिया। ठीक है, एशिया बन जाता है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये भी टूट जाता है, तो इसका ये वाला भाग बन जाता है। ये क्या दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला टूटता है तो क्या? उत्तरी अमेरिका। इसका गोंडवाना लैंड का टूटता है तो दक्षिणी अमेरिका। मतलब जो आपको अमेरिका दिखता है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है और एक अंगारा लैंड का पार्ट है। तो अंगारा लैंड का पार्ट टूट के ऊपर जा रहा है और गोंडवाना लैंड का पार्ट इधर है। अब गोंडवाना लैंड का पार्ट आगे चल के टूटता है, और टूटने के बाद ये शिफ्ट होने लगता है अंगारा लैंड की तरफ।
अंगारा लैंड की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होने लग रहा है। इसको मिटा रहे हैं, और शिफ्ट होते होते आप देखेंगे कि यहां से मान लीजिए कि हमारा अंगारा लैंड हो गया, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट टूटता है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन जाता है, और इसी का पार्ट टूट करके और आगे बढ़ता है। किस रूप में बढ़ रहा है आगे, उसको दिखा रहे हैं आपको। कुछ इस तरीके का था अंगारा लैंड से टूटा हुआ भाग, भारत वाला। जो भारत का भाग टूट के आगे बढ़ रहा था अंगारा लैंड से, वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। देख रहे हो ना, जैसे सिंह टाइप में ऐसे करके आगे कोई बढ़ता चला जाए, उसी तरीके से बढ़ रहा था। और बीच में ये कौन सा भाग है बाबू, तेथिस सागर है। तेथिस सागर है, ध्यान समझिएगा इस चीज को। हिमालय का निर्माण पढ़ा रहे हैं और भारत का भी निर्माण पढ़ा रहे हैं आपको। तेथिस सागर था, ये टूटते हुए आगे बढ़ रहा है। अब जब आगे बढ़ेगा, यहाँ सागर है, तो आपको पता होगा कि अंगारा लैंड से निकलने वाली जितनी नदियां होंगी, वो सब नदियां कहाँ पे आके गिर रही होंगी, जहाँ सागर है। नदियां निकलती हैं ऊंचाई से और जाती है कहाँ पे, जहाँ पे उसको सागर मिल जाए, समुद्र मिल जाए। तो यहाँ पे आके गिरी हुई थी। अब जब किसी भी सागर में नदियां गिरती हैं, तो अपने साथ लाती हैं मलबा और आला करके जमा करती जाती हैं। तो इस पार्ट में मलबा जमा था, और ये भारतीय जो मतलब पठार है, ये आगे बढ़ रहा था। अब जैसे जैसे आप ये इमेजिन करो कि यहाँ पे एक पार्ट हो गया, इसको हम ऐसे बनाए, 3D में बना दे अगर, ये पार्ट हो गया अंगारा लैंड का, और नीचे से ऐसे बढ़ रहा हो आगे, ऐसे बढ़ रहा हो आगे भारत वाला पार्ट। तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा, और यहाँ पे आप इमेजिन करो कि कुछ सैंड मतलब ये सेडिमेंट जमा है, नदियों के द्वारा लाया गया पदार्थ जमा है, और दोनों तरफ से आएगा तो पिस जाएगा ना। एग्जाम्पल देखना आपको, तो आप क्या करो कि एक ईंट ले लो बड़ा सा, इधर भी ईंट ले लो, बीच में गीली मिट्टी ले लो या गूथा हुआ आटा ले लो और रख दो, और इधर से दोनों ईंटों को ऐसा सरकाओ सरकाओ, और जितना तेजी से दबाओगे, वो मिट्टी के वो जो आटा होगा क्या होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। धीरे धीरे जितना तेजी प्रेशर आता जाएगा, ये ऊपर उठता जाएगा। सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे अंगारा लैंड था, और यहाँ से भारतीय जो पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड से टूट के जब ऊपर बढ़ा, तो जो नदियों के द्वारा लाया गया तेथिस सागर में मलबा जमा था, वो क्या होने लगा, ऊपर उठने लगा। और इसी के ऊपर उठने से क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय का निर्माण हो गया। किस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा, ये हमारा तेथिस सागर है, ठीक है ना। यहाँ से नदियां आ रही है, इसमें गिर रही हैं, तो आपको पता होगा नदियां आएंगी गिरेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा मलबा, और ये मलबा जमा है। ठीक है, अब इधर से गोंडवाना लैंड खड़ा है, इधर से भारतीय पठार आ जाए और बीच में क्या कर दे, इसको दबा दे। दबाएगा तो ये सेडिमेंट जो है, मलबा है, ऊपर ही उठेगा, ऊपर उठेगा। तो ये मलबा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। आज जो हिमालय आपको दिखता है वही मलबा है, अर्थात अंगारा लैंड का क्षेत्र, अंगारा लैंड का क्षेत्र, जिसमें गोंडवाना लैंड से टूटकर भारतीय पठार जाकर के टकराया, तो तेथिस सागर में जमा हुआ मलबा क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और उसी के उठने से हिमालय बनता है। अब यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि जहां आज हिमालय है वहां पे क्या था, क्या कहोगे, तेथिस सागर था। वहां क्या था, वो तेथिस सागर था। ये समझ में आ गया। अब ये जब जैसे गूथा हुआ आटा जब ऊपर उठेगा तो कैसे उठेगा, ऐसे बीच में नहीं उठ जाएगा, ऐसे उठेगा। पहले एक पार्ट में बहुत लंबा एरिया हो, तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो 3 मतलब वलयकार क्षेत्र में ये हिमालय उठा है। किस पार्ट में उठा है, किस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके का हिमालय का कुछ मतलब ग्राफ है। जब ऐसे देखते हैं, यहां से लंबा देखोगे ना, तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, 3 पार्ट में उठा हुआ है इस तरीके से। अब इनका अलग अलग नाम है। एक को कहते हैं सबसे बड़े वाले को, जो अंगारा लैंड की तरफ है। अंगारा लैंड की तरफ वो ये वाला जो आपको चाइना दिख रहा है, तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं, ये किसका पार्ट है, ये अंगारा लैंड का पार्ट है। भारत का पार्ट इसमें कौन सा है, तो भारत का पार्ट यहाँ से है, बस यहाँ से, ये वाला अभी आपको दिखाएंगे मैप में। ठीक है ना, तो एक को कहेंगे बृहद हिमालय, दूसरे को कहेंगे लघु हिमालय, तीसरे को कहेंगे शिवालिक हिमालय। तो ये नाम पूछता है हिमालय से कि नाम किसका है, हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद से लघु हिमालय, उसके बाद से शिवालिक हिमालय। चलिए अब देखते हैं, उम्मीद है आपको हिमालय कैसे बना ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हिमालय जो है उसके जहां पे आज है वहां पे क्या था पहले बाबू, तेथिस सागर था। ठीक है, भारत किसका पार्ट है, तो क्या कहोगे, गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। अच्छा, चाइना किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का। उत्तरी अमेरिका किसका पार्ट, अंगारा लैंड।
उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड, दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड, न्यूजीलैंड गोंडवाना लैंड, भारत गोंडवाना लैंड। क्लियर है। अब ये क्या हुआ, जैसे हिमालय कैसे बन रहा है देख रहे हो वहां पर। अब ये 3 पार्ट में हिमालय बना। अब ये बड़े वाले को कहा गया बृहद हिमालय। क्या कहा गया? बृहद हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री क्यों कहा गया? आप देख रहे हो कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। हिमालय की श्रृंखलाओं में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? हिमाद्री की है। मतलब बृहद हिमालय का है, तो इस पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। आप समझिए, जैसे एक लाइन होता है, लाइन जो इमेजिनरी लाइन है, वायुमंडल में जब धरती के सरफेस से ऊपर उठेंगे तो 4400 मीटर पे, मतलब 4400 मीटर पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है। कहते हैं कि उस लाइन के ऊपर अगर जैसे ही जाएंगे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर वहां पे कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से जैसे ही जाएंगे क्या हो जाएगा? बर्फ में, पानी लेके जाओगे बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4400 डिग्री के बाद 0 डिग्री से माइनस में टेम्परेचर जाएगा। और बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6100 मीटर होती है। कितनी होती है बाबू? 6100 मीटर। 6100 मीटर। तो क्या यहाँ पे बर्फ नहीं जमा रहेगा? जो पानी रहेगा किस रूप में रहेगा? बर्फ के रूप में रहेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको क्या कहते हैं बाबू? लघु हिमालय। लघु हिमालय, हिमालय, या इसको कहते हैं हिमांचल हिमालय। हिमांचल, हिमांचल हिमालय। अब हिमांचल नाम रखने में कई कारण है। एक तो जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उसके नाम से रखा जाता है, इसलिए कि हिमाचल प्रदेश किस पे है? इसी के हाइट पे है। ठीक है ना। लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय। अच्छा, बृहद हिमालय को और एक नाम दिया जाता है क्या? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, अभी बताएंगे क्यों कहा जाता है आंतरिक हिमालय। इसको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। अच्छा, इसका 6100 मीटर है एवरेज, तो इसका कितना है? इसका 4500 मीटर है। 4500 मीटर एवरेज है। इसका कितना है? तो इसका लगभग 1500 से 2000 मीटर एवरेज है, हाइट है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा बाबू? हिमालय होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर ये वाला हिमालय थोड़ा बताइए कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत में, तो हमारा जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फैला हुआ है, मतलब ये कि देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के और कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको क्या कहते हैं? जहां से स्टार्ट होता है इसको कहता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के और कहाँ पहुंच जाता है? अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा। नामचा, नामचा बरवा, बरवा। आपसे पूछा जाता है कि हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है। छोड़ दो, छोड़ दो। हिमालय कहां से कहां तक फैला है? तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। हिमालय पर्वत, नंगा पर्वत से, हिमालय जो पूरी श्रृंखला है वह नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरवा तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। मतलब नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक जो हिमालय की लंबाई है कितनी बाबू? 2400 किलोमीटर है। बात करें अगर इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसका जम्मू कश्मीर में चौड़ा होता है, मतलब कि पश्चिम साइड में ज्यादा चौड़ा होता है और उत्तरी साइड में कम चौड़ा होता है। पश्चिमी साइड में अगर चौड़ाई देखें, इसका चौड़ाई, चौड़ाई तो पश्चिमी साइड में कितना होता है? 500 किलोमीटर पाया जाता है। वहीं चौड़ाई आपकी पूर्वी साइड में कितना पाया जाता है? 150 किलोमीटर पाया जाता है। 150 किलोमीटर, मतलब हिमालय अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ है। यहां इतना चौड़ा 500 किलोमीटर और यहाँ पे 150 किलोमीटर। ठीक है। ये हिमालय है। मतलब अंतिम में ज्यादा तो लगता है ना कि चिपक गया हिमालय। ठीक है, लगता है कि चिपक गया हिमालय। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद जो बृहद हिमालय यहाँ पे देख रहे हो वो सतत है। सतत मतलब क्या है? लगातार है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। हाँ, इसमें दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे पाए जाएंगे और जहां पे भी और सतत हिमालय होगा, सतत का मतलब लगातार चलने वाला, तो वहां उसके आर पर जाने के लिए कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना। तो दर्रा होता है। दर्रा होता है, टूटी हुई होती है जहां से आदमी पार करता है। छोटा छोटा टूटा हुआ मैप में आप नहीं दिखा सकते हो। जबकि उसके, अब देखो यहाँ पे
ये नाम क्यों दिया गया इसको देख लेते हैं। आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय सर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का देख रहे हो ना। अब यहाँ पे एक बिंदु लगा दे हम, तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल का मतलब चाप हो गया, एक दूसरे सर्कल का चाप, ये तीसरे सर्कल का चाप। अगर सर्कल का केंद्र यहाँ पे हो, सर्कल का इस केंद्र यहाँ पे हो, तो सबसे अंदर कौन सा वृत्त है? बृहद हिमालय वाला, तो इसीलिए इसके आंतरिक हिमालय या अंत हिमालय कहते हैं। उसके बाद से जो वृत्त बन रहा है उसमें बीच वाला लघु क्या है? मध्य हिमालय, इसलिए इसे मध्य हिमालय कहते हैं। और ये शिवालिक क्या है? बाहर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं, तो ये नंगा पोर्शन आमचा बड़ा हो गया। उसके बाद देखते हैं तो जो लघु हिमालय है वह बीच में टूटा हुआ है, बीच में कई जगह पे टूटा हुआ है। और लघु हिमालय की जो हाइट है वो 4500 मीटर क्या है? एवरेज है। ठीक है, 4500 मीटर क्या है? एवरेज है। उसके बाद आते हैं शिवालिक पे, तो शिवालिक इस साइड में टूटा हुआ है, नेपाल में टूटा हुआ नहीं है, और आगे चला जाता है। और शिवालिक की हाइट ज्यादा नहीं है, तो शिवालिक में क्या पाए जाते हैं? वो दून पाए जाते हैं, दून। दून, दून का मतलब क्या हो गया? जैसे देहरादून, मतलब बीच में मैदानी इलाका, बीच में पहाड़ी पे है लेकिन बीच में क्या है? मैदानी इलाका है। और दून की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जैसे ही ठंडी होगा यहाँ की बड़ी बड़ी घासों के ऊपर बर्फ जम जाता है, और जैसे ही मार्च का महीना आने लगता है ये बर्फें पिघल के गिर जाती हैं, और वहां पे जाओगे तो हरी हरी घासें, लंबी लंबी घासें देखने को मिलती हैं, और इसीलिए ये रहने के लिए बढ़िया जगह है। ठीक है ना, मैदानी इलाका होता है। उसके बाद अगर रहने के लिए देखा जाए तो कौन सा होता है? लघु हिमालय होता है। ठीक है ना, लघु हिमालय। बृहद हिमालय पे भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी बड़ी चोटियां पाई जाती हैं, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी चोटियां पाई जाती हैं। अब आइए हम देखते हैं, बात करते हैं विश्व की बड़ी बड़ी चोटियों की। तो यहाँ पे नेपाल में, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। कौन है बाबू? माउंट एवरेस्ट है। नाम सुने ही होंगे आप लोग, माउंट एवरेस्ट। तो आज देख लीजिए कि कहाँ पे है, तो नेपाल में है। बृहद हिमालय की सबसे बड़ी चोटी ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितने बाबू सब लोग जानते हो? 8848 या 8849 भी इसको कहते हैं। क्यों? इसलिए कि हिमालय की हाइट हमेशा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? ये जो दक्षिणी पठार है ना भारत का, ये उसको धक्का दे रहा है, अभी भी अंदर धंस रहा है, और धंसेगा तो हिमालय क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर उठेगा। आप ये मत सोचिएगा ना कि 2 ही मीटर क्यों बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ जा रहा है भाई, बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीरे, बड़ा बृहद लेवल पे है ना, इसलिए धीरा काम करता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। अच्छा, एवरेस्ट का एक और भाग है, देखो यहाँ पे, ये सिक्किम है, देख रहे हो ना, ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम में यहाँ पे एक चोटी है जिसे कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये ध्यान समझो इस बात को, कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितना हाइट है इसका? 8598 मीटर, 8000, इसका कितना बाबू? 8000 दिखाई दे रहा है, 8598, 8598 मीटर, किलोमीटर नहीं है, 8598 मीटर, इसका 8848, 8598, इसका 8848 है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है? तो क्या कहोगे? कंचनजंगा है। भारत में कौन सा है? कंचनजंगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। क्लियर है? ये हो गया हिमालय की बात। अब चलते हैं, हम लोग देखेंगे सर ये ऊपर जो बनाया है 3 लाइन, ये क्या है? ये क्या है? तो इसका नाम, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं वो? ट्रांस हिमालय। कई लोग इसको हिमालय में ही पढ़ा देते हैं, हिमालय में क्या करते हैं? पढ़ा देते हैं। लेकिन ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है परे होना। परे मतलब, ट्रांस का मतलब ये हो गया कि जैसे ये हमारा हाथ आपको दिख रहा है ना, अब बताइए हाथ दिख रहा है? नहीं। इसलिए आपको नहीं दिख रहा है कि इस हाथ के आगे ये हाथ आ गया, तो इस हाथ के लिए आपके लिए ट्रांस हो गया। ट्रांस मतलब इस हिमालय के उस पार, इस हाथ के उस पार जो है वो क्या है? ट्रांस हाथ है। तो ये हिमालय जो चोटी है, पर्वत चोटी है, ये हिमालय के उस पार है। मतलब इधर से जब लोग देखे तो क्या कहे? हिमालय के उस पार है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। इसको हम नहीं कह सकते हैं कि यह हिमालय का पार्ट है। क्यों? इसलिए कि जब ये प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तभी ये बन चुका था। अर्थात
हिमालय से बहुत पुराना कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। अच्छा सर ये कैसे आप बता रहे हैं कि कैसे मतलब पुराना है? कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से पता किया गया कि क्या है? पुराना है। दूसरा, ये जो पठारी भाग बता रहे हैं, भारतीय पठारी भाग गोंडवाना लैंड से टूट करके अंगारा लैंड में धंस गया है, ये कैसे बता रहे हैं? देखिए आज ही मैप देखेंगे ना विश्व का, तो उसमें देखेंगे कि अगर इसको निकाल दिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका का जो सिंह कहलाता है, दक्षिण अफ्रीका का सिंह पूछता है दक्षिण अफ्रीका सिंह में कौन सा देश है, उसमें ये बैठ जाता है। इसमें क्या होता है? ये बैठ जाता है। उसके बाद से इस पार्ट में ऑस्ट्रेलिया आकर बैठ जाता है, बैठाएंगे तो ये वाला पार्ट जो अफ्रीकन कंट्री टूटा हुआ एकदम सेम आकर बैठ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि उसी से टूट के ये बना हुआ है। आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गोंडवाना लैंड टूट रहा है। आप सुनोगे कि गोंडवाना लैंड फिर से दरार पड़ने वाला, अफ्रीका टूटने वाला, अफ्रीका कंटिनेंट जो है वो टूटने वाला है। क्लियर है? तो ये कौन सा हिमालय है? वो ट्रांस हिमालय। अब इन ट्रांस हिमालय का नाम क्या है? इस ट्रांस हिमालय का नाम क्या है? तो देखो कहाँ लिख दें, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एवरेस्ट वाला मिटा दें, नहीं चलो यहाँ पे लिख दें। इसको कहते हैं काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। इस दूसरे वाले को कहते हैं लद्दाख, लद्दाख। और तीसरे वाले को कहते हैं जास्कर, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर तीन पहाड़ियां किसकी बात है, किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की। अच्छा सर इधर जो बनाए हैं ये क्या है? तो ये काराकोरम मतलब ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। इसको कहते हैं कैलाश पर्वत। क्या कहते हैं बाबू? कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश पर्वत, हाँ वही जिसमें शंकर जी रहते थे, वही वाला है कैलाश पर्वत। मतलब आपको शंकर जी से मिलना है तो कैलाश पर्वत जाना होगा। चूंकि कैलाश पर्वत कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत मतलब चाइना में, चाइना का पार्ट हो गया ना तिब्बत। तो आपको चाइना से परमिशन लेना होगा कि हम लोग जा रहे हैं किससे? शंकर जी से मिलने के लिए, तो कैलाश पर्वत पे जाएंगे। क्लियर हो गया? कैलाश पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय हिमालय का ही पार्ट है? नहीं। कई टीचर पढ़ाएंगे आपको, कहेंगे हिमालय 4 पार्ट में बांट दो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। गलत है, ठीक है ना, गलत है। ट्रांस हिमालय एक अलग टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, मतलब पढ़ लिए यहाँ पे हम लोग। इसमें क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीन पहाड़ियां हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम पे एक चोटी हम बनाए हैं, देख रहे हो ना? काराकोरम पे एक चोटी बनाए हैं जिसका नाम है K2। क्या नाम है बाबू? K2। या इसी को कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन, गार्डविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन या K2 कहते हैं, ठीक है ना? K2 या गार्डविन ऑस्टिन। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। इसका मतलब सर ये तो एवरेस्ट से छोटा है, 8848 मीटर है। हाँ एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8598 मीटर, उससे क्या है? बड़ा है। क्यों? 8598 से 8611 बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 13 मीटर बड़ा होता है। कितना बड़ा है बाबू? 13 मीटर बड़ा है। अच्छा ये वाला पार्ट पाया कहाँ जाता है? भारत में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो सर अभी तक हमको कंफ्यूजन था कंचनजंगा क्या होता है, K2 गार्डविन ऑस्टिन क्या होता है। जब भी पूछता था हम कंफ्यूज होते थे। आज एकदम क्लियर कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी चोटी, मारना एवरेस्ट। अगर पूछे हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी, अच्छा हिमालय का राना, नेपाल नहीं पूछ रहा, हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट मारना है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो क्या मारोगे? कंचनजंगा, 8598 मीटर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय नहीं लगाया, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या मारोगे? K2 गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। ये 13 मीटर बड़ा है किससे? कंचनजंगा से। और हिमालय का पार्ट भी नहीं है। अच्छा आप बताओ, अगर ऐसा होता कि ट्रांस हिमालय हिमालय का ही पार्ट होता तो हम क्या कहते? कहते कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। K2 क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन भारत में है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 हो गया। आज शायद डाउट सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अच्छा ये बृहद हिमालय में देखते हैं हम लोग, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, जितना सियाचिन, ये सब ग्लेशियर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इन्हीं हिमालय में पाया जाता है ग्लेशियर। अच्छा हिमनद या ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर का हिंदी होता है हिमनद। जब ऊंचाई पे जा करके बारिश होता है और चूंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये बर्फ के रूप में जम जाते हैं, बहुत बड़े, मतलब समझ लो कि एक तरीके से कहा जाए समुद्र के रूप में जमते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हिमनद कहलाता है। सफेद, सबसे बड़ा काम करता है, एकदम सफेद चद्दर ओढ़ा हुआ हमारा पहाड़ दिखता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा है ग्लोबल वार्मिंग को बड़ा कंट्रोल करता है। जैसे ही सूर्य की चमकती हुई किरणें पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है वायुमंडल में और पृथ्वी के सतह को गर्म होने से बचा लेता है। तो हिमनद होने चाहिए। दूसरा क्या काम करता है?
नदियां इन्हीं हिमनद से निकल करके और बहती हैं जो हमें जीवन देती हैं। आप देखोगे तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं, और ये दोनों नदियां ये उत्तर भारत को सिंचती हैं, उत्तर भारत के जीवन हैं, जान देती हैं, सबको जीवन देती हैं। कौन? यमुना और गंगा, और ये हिमनद से निकलती हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री से। क्लियर है? तो नदियां सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी का मतलब क्या होता है कि हमेशा इसमें पानी होता है। आप कहोगे कि सर जब बारिश होता है तब तो समझ में आ रहा है, पहाड़ों पे बारिश होता है और नदियों के माध्यम से नीचे गिरता है, लेकिन सर गर्मी में भी नदियों में पानी रहता है, ये कैसे होता है? तो ये इन्हीं हिम नदों का कमाल है, ग्लेशियर का कमाल है। मतलब ये बर्फ के रूप में बड़े बड़े पहाड़ के रूप में जमे हुए हैं, और जब गर्मी पड़ती है पिघलते हैं तो फिर नदियों में पानी आता है और हम लोग का जीवन बच जाता है। अन्यथा जीवन ही नहीं होता, नदियां नहीं होती तो जीवन नहीं होता। इसलिए कहता है कि नदी बचाओ, नदी बचाओ, और नदी बचाने के लिए पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे बारिश होगा, बारिश होगा तो हिमनद ही बचेगा, पानी भी आएगा, नदी बचेगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा हिमनद, हम लोग देख लिए। ठीक है, ट्रांस हिमालय देख लिए, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, आपके कमेंट का हम जवाब देते हैं। चलो कमेंट करो, कोई भी कहीं पे डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई टॉपिक छूट रहा हो। हमारे देखने में छूट नहीं रहा है, लेकिन अगर छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट करो, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलो कमेंट करो। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अच्छा एक चीज बता रहे हैं आपको, जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से पढ़ा जाए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखिए सिलेबस कंप्लीट कर हो ही नहीं पाएगा। मतलब बता रहे हैं आपको, आपको लगेगा कि सर मतलब झूठ बोल रहे हैं या डरा रहे हैं, तो डरा नहीं रहे हैं। सिलेबस जीएस से कंप्लीट कर पाना भाई, जो आईएएस बन जाता है ना उससे भी जाके पूछोगे तो अगर ईमानदारी से बताए तो यही बताएगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, हाँ पढ़े थे, अभी भी डर रहा, ये पार्ट छूट गया, ये पार्ट छूट गया, ये पार्ट छूट गया। तो सर उनका सिलेक्शन हो कैसे जाता है जब कंप्लीट ही नहीं होता? तो जानते हो क्यों होता है? कहीं डायरी पे नोट कर लो, इस समय नोट कर रहे हो तो, जितना पढ़े होते हैं उस पर कमांड होता है, जितना पढ़े होते हैं उस पर कमांड होता है। जितना नहीं पढ़े उसका टेंशन उनको नहीं होता है, जितना पढ़े होता है उस पर कमांड होता है। अगर सोए हुए हैं ना तो जगाओ उनको, और जो पढ़े हैं उसमें से पूछो तो लगातार बोलना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जीएस का जी भी नहीं जानते हैं और बैठ गए हैं इस बार एग्जाम में, इसलिए कि बिहार सरकार जो ना करवा दे आप लोगों से, टीचर लोगों से। सब्जेक्ट पढ़वाना है और जीएस का एग्जाम ले रहा है, आप भी परेशान, सब परेशान हैं। इसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी फायदा जबरदस्त उठा रहे हैं। आपको 499 में 999 कोर्स लॉन्च कर दिए, और जितना पहले का पढ़ाया हुआ वीडियो है सब डाल दिया, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे ना कि आपका दिमाग हैंग हो जाएगा पूरा, कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। हम आपको बता रहे हैं कि जितना पढ़िए उसका नोट्स बनाइए, और क्या पढ़ना ये समझ लीजिए। आपको हम मैराथन पढ़ाए हैं इसमें, देखिए अगर देखना है तो 10 से 11 वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, वो पूरा देख सकते हैं। नहीं तो 3 घंटे का मैराथन है उसका, उसको आप देखिए, उसका नोट्स बना के पेज में तैयार कीजिए। ये अंतिम रामबाण दवा दे रहे हैं, सिलेक्शन लेना है तो समझ लिया, नहीं लेना है तो बहुत बढ़िया, जैसे मन कर वैसे पढ़ते रहिए। पेज में नोट्स बना के तैयार कीजिए, 5 से 7 पेज में होगा। उसके बाद संविधान का 2 से 3 पेज में होगा। कहिए अगले संडे को मैराथन लेके आ रहे हैं, उसका भी हम मध्यकालीन इतिहास और एंशिएंट इतिहास मिला करके 5 से 7 मतलब पन्ने का होगा। अपना नोट्स एकदम फैक्ट टू फैक्ट लिखिए। ज्योग्राफी जो पढ़ाया जा रहा है, ये सब जितना हम पढ़ा रहे हैं 1 पेज का तो है, हम चिल्ला रहे हैं समझाने के लिए, नहीं तो लिखना क्या है इसमें, लिख लो 1 पेज में, काम खत्म इसका। और यहाँ से क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं गारंटी, आज के वीडियो से एक क्वेश्चन ना रहा तो जो कहिए सो 100% रहेगा। इसके बाद आएगा भारत की नदियां, बिहार का इतिहास, इन सबका मिला के 25 से 30 पेज में आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सोचिए मत कि क्या छूट गया। भाई जो छूट गया वो तुम्हारे बस का नहीं है कि सब पढ़ के चले जाओगे 2 महीने में। अब तो 1 महीना टाइम है, रिवीजन करने का टाइम है। तो जो पढ़े उसका नोट्स बनाओ, डेली रिवीजन करो। रात में सोने से पहले, जिस तरह लोग पहले कहते थे ना कि सोने से पहले भगवान को याद करके सो, उसी तरीके से सोने से पहले आप क्या करो, अपने नोट्स का रिवीजन करके सो, और लिख के देते हैं कि आपकी नौकरी लगेगी, पक्का लगेगी। अदरवाइज आप नोट्स लिखते जाओ, बड़ा बड़ा कोई मतलब 20 पेज का, 100 पेज का, 200 पेज का नोट्स आप खरीद लो, मार्केट से बुक खरीद लो, कुछ होने वाला नहीं है।
आप जाना एग्जाम देने, जीएस दोगे तब पता चलेगा क्या होता है। जो पढ़े हो वो भी क्वेश्चन वहां गलत हो जाता है। तो आप तो सबको एक बार देख रहे हो। कहा जाता है जीएस में किसी 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया है एक बुक को 10 बार पढ़ के जाओ, कम से कम उस बुक से क्वेश्चन आएगा तो एक भी आपका नहीं छूटेगा। बात समझ आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय को देख लिए हम लोग, अब चलेंगे यहाँ पे, ये कौन सी पहाड़ी है सर, इसको बता दीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और उस पहाड़ी की बात करते हैं जो भारत ही नहीं विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप देख लो यही है। सर नाम बताइए, यही कैसे हम बता देंगे, नाम बताएंगे इसका भाई। इसका नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत नाम है इसका। अच्छा, अरावली पर्वत। सर जो ये बनाए हैं ये क्या है? ये जो बनाए हैं चोटी, ये है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। अच्छा, माउंट आबू नाम सुना सुना लग रहा है सर। जैन धर्मों का एक बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, माउंट आबू। कमेंट करके बताओ उसका नाम क्या है। जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा एक मतलब तीर्थस्थल है, मंदिर है माउंट आबू में, उसका नाम क्या है बता दो। ठीक है। अच्छा, ये माउंट आबू में एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर पूछा जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कहाँ पे है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा सर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देख रहे हो ना, गुजरात से स्टार्ट हो करके राजस्थान में बहुत लंबा जाता है, फिर दिल्ली तक जा करके खत्म हो जाता है। चूंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी में से, अर्थात जब ये भारत का पार्ट आ रहा था, ध्यान समझो, ये आया था ये, तो यही तो अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली। अरावली, ये अरावली पर्वत है। सर ये सिंह जो है वो कहाँ गया? ये सिंह, ये वाला जो पार्ट है, तो देख लो, ये जो पार्ट है ये पूर्वी घाट है। कौन सा बाबू? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। और ये सिंह कहाँ गया? तो सिंह बाबू यहीं से टूट गया। क्या हो गया? यहीं से टूट गया। अच्छा, सिंह टूट गया इसका, तो कहाँ गया? बीच वाला भाग जो था ना सिंह वाला, ये टूट करके और धंस गया। ये धंस गया, और धंसने के बाद जब गड्ढा हो गया यहाँ पे, तो जितनी नदियां आई इधर से, वो मैदानी इलाका ऐसे देख रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये गंगा है, ये यमुना है, गंगा यमुना में आके मिल गई, यमुना आगे आके गिर गई कहाँ पे? यहाँ पे। ये कौन सा क्षेत्र है? देखो, ये है बंगाल की खाड़ी। अरे ये है बंगाली खाड़ी, ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। अच्छा, तो ये क्या है सर? ये है अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर, ये है बंगाली खाड़ी। क्लियर है? तो यहां से नदियां आई, ये गंगा नदी है, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सब आकर के इस गड्ढे को भर दी। और ये गड्ढा जो था देख लो यहाँ पे, ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, सबसे उपजाऊ बंगाल। आप सोच रहे हो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल सर इतना बढ़िया भूमिका नहीं निभाया। क्यों निभाया? इसलिए कि सबसे उपजाऊ था। क्यों उपजाऊ था? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र था। अच्छा, सिंह यहीं पे टूटा था, मतलब ये वाला पार्ट सिंह वाला है सर, ये वाला। हाँ हाँ, ये क्या है? पूर्वी घाट है। अच्छा सर, ये जो आप उधर दिखा रहे हैं वो क्या है? तो ये मेघालय में 3 पार्ट है इसका। अच्छा, मेघालय में 3 पार्ट, मतलब ये टूट गया, धंस गया, ये बच गया। तो बच गया, तो इसका नाम क्या है सर? इसका नाम वहां की जनजातियों के नाम पे पड़ा। अर्थात आप इसी में अब पढ़ लोगे कि पहाड़ का नाम प्लस वहां की जनजाति। कौन कौन जनजाति बाबू? पहले वाले को कहते हैं गारो। गारो, क्या गारो? दूसरे वाले को कहते हैं खासी। खासी। और तीसरे वाले को कहते हैं जयंतिया। जयंतिया। अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। अब क्वेश्चन पूछे गारो, खासी, जयंतिया किसकी पार्ट है, तो क्या कहोगे? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का। ये क्या है बाबू? ये पूरा जो सिंह वगैरह पकड़ देख रहे हो, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार ही तो है। प्रायद्वीपीय पठार। पठार। और प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग टूट के है, जो क्या है? गारो, खासी, जयंतिया है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मेघालय में कौन सा है? मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया किसकी पार्ट है? हिमालय की पार्ट है, ट्रांस हिमालय की पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की पार्ट है, या स्वतंत्र पार्ट है? तो क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय भारत का पठार का भाग है, टूट के अलग हो गया वहां पे। ठीक है। अच्छा, एक और यहां बता दे रहे हैं, गारो, खासी, जयंतिया पे ही
खासी पे पाया जाता था चेरापूंजी, जो 5-7 साल पहले बहुत ज्यादा वर्षा का केंद्र था। अब कौन सा है? मासिन राम है। कहाँ पाया जाता है? गारो पे। गारो पे एक जगह है मासिन राम, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिन राम में। कहाँ पे है? मेघालय में। और चेरापूंजी कहाँ था? मेघालय में है। लेकिन चेरापूंजी खासी पे आता था और मासिन राम गारो पे है। गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर हो गया यहाँ से? चलो भाई, ऐसे ही सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पुराना ये वाला जो है वो कौन सा है? ये वाला है। तो ये अरावली पर्वत है सर। ये सबसे वृद्ध पर्वत है जो अब क्षरण पे है। देखो, पहाड़ जो होते हैं ना, पहले युवा होते हैं, युवा बनते हैं, उसके बाद से जवानी आती है, मतलब पीक पे चलेगा, उसके बाद से क्षरण होता है, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और टूट करके मिट्टी में मिल जाते हैं, बराबर रहते हैं। तो इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है, मतलब भूगोल में, एक समय था जब यहाँ पे पहाड़ हुआ करते थे, अब क्या हो गए? मिट्टी हो गए। ठीक है ना? तो सबका दिन आता है, एक बार चढ़ाव होता है, एक बार पीक होता है, उसके बाद से उतराव हो जाता है। क्लियर है? तो अरावली पर्वत वृद्धावस्था में आ गई है, अपने वृद्धावस्था में आ गई है। इसकी सबसे हाईएस्ट जो है 1625 मीटर इसकी हाइट है गुरु शिखर की। बाकी सब एवरेज 200-250 मीटर पे है। लोग खदान करते हैं इसमें, तोड़ते फोड़ते रहते हैं, और ये मतलब बैन किया गया है, राजस्थान में बैन है कि कोई तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं अरावली को। क्लियर है ना? तो हम लोग अरावली को देख लिए। अब यहाँ पे आएंगे अरावली के बाद, तो सर ये रेड वाला दिखाया वो क्या है? तो ये विंध्य की पहाड़ी है, विंध्याचल। नाम सुना हो ना? विंध्याचल, विंध्य पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी। अच्छा, ये विंध्याचल। तो ये कहाँ से कहाँ तक और आगे गया है बाबू? और आगे गया है। ये कहाँ से कहाँ तक गया है सर? तो विंध्य की पहाड़ी गुजरात से लेकर के, मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंची है इसका पार्ट, और झारखंड तक। अच्छा, तो सर बिहार झारखंड में कहाँ चला गया? कैमूर की पहाड़ी याद करो। नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, बिहार की भूगर्भिक संरचनाएं देखो, उसमें हम बताए थे कैमूर की पहाड़ी, और वहां भी बताए थे कैमूर की पहाड़ी जो है वह विंध्य पहाड़ी का ही भाग है। तो बिहार में पहुंच गया, बिहार में पहुंच गया ना कैमूर की पहाड़ी। उसके बाद से नीचे झारखंड की पहाड़ी, पठार जो नीचे वाला इलाका है, वहां भी कौन सा है? विंध्य की पहाड़ी है। क्लियर है? विंध्य की पहाड़ी। अच्छा, ये लगभग अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी भारत को उत्तर और दक्षिण विभाजित करती है? तो विंध्य की पहाड़ी करती है उत्तर और दक्षिण में। अगर देखा जाए तो ये जो 3 पहाड़ियां हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाले, इन तीनों को मिलाकर नाम दिया जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा कहा जाता है। और देखा जाए तो बीचों बीच से यही करता है, लेकिन सर इसको क्यों नहीं कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता है कि सतपुड़ा एक फॉल्स माउंटेन है। और तेरी फाल्स मतलब तो गलत होता है सर, गलत होता है। इसका मतलब गलत पर्वत कैसे हो सकता है? फाल्स मतलब झूठा भी होता है, झूठा होता है, मतलब झूठा पर्वत है। इसका मतलब ये पर्वत है नहीं, अपने आप को पर्वत कहता है, तो गलत है। तो सर ये कहता क्यों है? हम कह दें कि नहीं है, नहीं। अब ध्यान समझो कि सतपुड़ा की पहाड़ी फाल्स पर्वत, झूठा पर्वत, ब्लॉक पर्वत का एकमात्र उदाहरण है जो भारत में है। इसका मतलब ये कौन से टाइप के होते हैं? ये वैसे पर्वत हैं जो पर्वत होते नहीं हैं, लेकिन पर्वत होने का दिखावा करते हैं। देख रहे थे लाइट जल रहा है, नहीं तो पता चलेगा हम पढ़ा गए, आवाज ही नहीं आया। ठीक है? कैसे होते हैं समझो इस बात को। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम 3 मार्कर ले लिए, ठीक है ना? 3 मार्कर ले लिए, ध्यान समझो इसको। 3 मार्कर, ये बीच वाला ऊंचा हो जा रहा है, दूसरा ले रहे हैं इसी में का। एक और मार्कर, वो वाला मार्कर। हाँ, ये 3 मार्कर है हमारे पास, ये मार्कर हो गया। अब यहाँ प्लेन है, मैदानी इलाका है। हुआ क्या कि अचानक दोनों तरफ से मैदान धंस गया। बात समझ में आ रहा है ना? मैदान धंस गया, गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो जाएगा तो ये गड्ढे में लोग आ गए, इस साइड गड्ढे में लोग आ गए, ध्यान समझो, इस साइड गड्ढे में लोग आ गए, इस साइड गड्ढे में लोग आ गए, ये नीचे आ गया, कुछ ये नीचे आ गया धंस के। तो इधर के लोग और इधर के लोग क्या कहेंगे? पहाड़ है। सामने देखेंगे तो क्या कहेंगे? पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। जबकि पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है। देखो, तीनों एक ही हैं, बस हुआ क्या कि दोनों तरफ के साइड वाले धंस गए। अब साइड वाले धंस गए, ये उठ गया, तो पहाड़ है नहीं, पहाड़ दिख रहा है किसको? जो वहां पे जाके नीचे से दिख रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ है सर। तो ये ऐसे पर्वत को जो पहाड़ होते नहीं है, धरातल के बराबर होते हैं, सरफेस से इनकी हाइट नहीं होती है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ धंसा हुआ भाग है तो दोनों तरफ से देखने पे क्या लगते हैं? पहाड़ लगते हैं। ऐसे देखा जाए तो मान लो कि ये मैदानी इलाका है, मतलब बराबर है। अब हुआ क्या कि अचानक यहाँ से और यहाँ से धंस गया और ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये ऐसे दिखा रहा है कि देखो भाई,
इसका हाथ हम लंबा कर दिए हैं दिखाने के लिए। ये पहाड़ है, अब इस पे जाने के लिए भी इसको ऐसे ऐसे करके चढ़ना होगा ना, पहाड़ पे आया फिर पहाड़ से उतरेगा। ये अपने जैसे मान लो इसके मामा का घर इधर था, अपने मामा के घर जा रहा है तो जाना हो तो कैसे जाएगा, पहाड़ पे चढ़ेगा, पहाड़ से उतरेगा तो जाएगा। तो ऐसे पहाड़ को, जो पहाड़ होते नहीं है, जबकि दोनों तरफ की मिट्टी धंसने से ये पहाड़ जैसे दिखते हैं, तो क्या होता है, इसको ऐसे को हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक या फॉल्स माउंटेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया, आगे क्या होता होगा, आगे ऐसे बराबर होता होगा भाई, आगे क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ये प्लेन है, बस यहाँ आओगे तो आपको गड्ढे जैसा दिखेगा। ठीक है, और ऐसे जगह पे सर ये तो नीचे गड्ढा हो गया दोनों तरफ, इनको हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, घाटी कहते हैं। फॉल्स पर्वत के दोनों तरफ जो गड्ढा होता है उसे घाटी कहते हैं। फॉल्स पर्वत के दोनों तरफ जो गड्ढा होता है उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। अब ध्यान समझो, अगर यहाँ पे ऊंचाई से पानी गिरा दो तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो इस तरफ पार करेगा नहीं, इधर घाटी में बहता हुआ निकल जाएगा। अब इसी सतपुड़ा पहाड़ी से मैकाले पहाड़ी, मैकाले पे क्या बाबू, अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक, कंटक, मैकाले, सतपुड़ा के मैकाले पहाड़ी से अमरकंटक पर्वत से, चोटी से दो नदियां निकलती हैं। एक निकलती है नर्मदा, एक निकलती है तापी, नर्मदा और तापी। और ये दोनों नदियां, एक नदी उस घाटी से, एक नदी इस घाटी से, अपने अपने घाटियों में बहते हुए आ करके अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। एक है नर्मदा और एक है तापी, तापी। अब देखिए, ध्यान समझिए, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो ढलान होता है वह पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका ढलान इधर से इधर है, इधर है। तो सारी नदियां ऐसे बहती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है ना, ऐसे बहती हैं। लेकिन मात्र दो नदियां, कौन कौन, नर्मदा और तापी नदियां पूरब से पश्चिम बहती हैं। क्यों, क्वेश्चन पूछा गया है, आप जब प्रैक्टिस मारोगे तो यहाँ पूछेगा कि प्रायद्वीपीय पठारी नदियां जितनी हैं सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, इसलिए कि पश्चिम का हाइट क्या है, ज्यादा है, पूरब का हाइट कम है। लेकिन मात्र दो नदियां, नर्मदा और तापी, पूरब से पश्चिम बहती हैं। क्यों, उल्टा बहती हैं। कारण कहना कि वो हाइट से नहीं बहती हैं, वो भ्रंश घाटियों में बहती है। भ्रंश घाटी में टूटा हुआ भाग, तो उसमें गिर गई तो जिधर घाटी जा रहा उधर गई, और बीच में क्या है, पहाड़ है। तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा सतपुड़ा पहाड़ी 3 पार्ट में टूटा है, राजपीपला, महादेव, मैकाले। मैकाले पे ही अमरकंटक चोटी है। क्लियर हो गया, मैकाले पे ही अमरकंटक चोटी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। तो हम लोग क्या देख लिए, हिमालय, ट्रांस हिमालय, गारो खासी जयंतिया, ये अरावली, विंध्य की पहाड़ी, और क्या देख लिए, सतपुड़ा की पहाड़ी, सब कुछ देख लिए। अब चलते हैं दो चीजों पे। सर इसको क्या कहते हैं, ये जो आप बनाए हैं, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। सर पश्चिमी घाट को देखने में लग रहा है कि ये भी सतत है, और जब ये भी सतत है, लगातार है, तो सर इस साइड से इस साइड आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। रास्ता है, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। क्या है, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये तीनों घाट किस से किस शहर को जोड़ती हैं। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बता रहा है। चलो अभी रिप्लाई करो, देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन बता रहा है। यहाँ पे पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये तीनों किस से किस शहर को जोड़ती हैं, किस से किस शहर को जोड़ती हैं। चलिए, कमेंट बड़ा स्लो करते, चलो कर लेना, ठीक है ना। तो ये घाट पे आता है, क्यों, जहां भी सतत जगह होगा, लगातार होगा, दीवार यहां से लेकर के और 10 किलोमीटर चला दो तो इस साइड के लोग इस साइड जाने के लिए रास्ता चेंज, बीच में आपको दरवाजा छोड़ना पड़ेगा। तो ये घाट होते हैं, दर्रा होता है, जहां से लोग आसपास आर पार करते हैं। अच्छा, इसको मिटा दे तो क्या, हम फिर से पश्चिमी घाट को समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे इसी को, पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री, याद रखना, सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है ना, सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, यहां से यहां तक, इसको बीच में कहते हैं मध्य सह्याद्री, और यहां से और इस कोने तक को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। मतलब सह्याद्री अगर कहे तो पश्चिमी घाट की बात होती है। पश्चिमी घाट चूंकि, ध्यान समझो, चूंकि एक जगह से कट के आया है, कहां से, गोंडवाना लैंड से, तो यहाँ कगार बन जाता है। कगार का मतलब क्या हुआ, अचानक ऐसे स्लोप मिल जाता है, ऐसे स्लोप। तो पश्चिमी घाट पे नदियां लंबी नहीं जाती हैं, पश्चिमी घाट की नदियां तेज जाती हैं।
पश्चिमी घाट की नदियां अगर यहाँ गिरी तो ऐसे आएंगी, जो ये लंबा नहीं जाएंगी, तेज जाएंगी। अच्छा, नदियों की बात बता रहे हैं, आप सोच रहे हो सर नाम नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आज हम नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, नदी पढ़ाएंगे तो आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है ना। अगला वीडियो शायद नदी का ही आए। तो ये होती हैं, लेकिन बाकी नदियां जब यहाँ से निकलती हैं तो ये ऐसे जाती हैं, लगातार बही हैं। भारत जब नहीं बना था उसके पहले भी ऐसे ही बहती थी। तो जो पूर्वी घाट है वो कट चुका है, टूट चुका है कई जगह से, देख रहे हो 3 पार्ट में ऐसे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस बिंदु पे मिलते हैं इसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं बाबू? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, यहीं पे सुग्रीव से भेंट हुआ था, मतलब हनुमान जी का भेंट हुआ था किससे? राम लक्ष्मण से। जब राम लक्ष्मण जी जा रहे थे तो यही नीलगिरी की पहाड़ी पे भेंट हुआ था, अर्थात बाली का जो क्षेत्र था यही क्षेत्र था, नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र था। अच्छा, रावण कहाँ से आता था सर? रावण यही तो ऑस्ट्रेलिया है ना, सॉरी श्रीलंका है, श्रीलंका से आ जाता था। और बाली क्या किया था? इसको अपने कांख में दबा के घूम लिया था इस पूरे पहाड़ पे। अच्छा सर, पहाड़ किस किस पहाड़ पे घूमा था? तो देखो ये 3 ऐसे पहाड़ी है, इसको श्रृंखला कहते हैं, अन्नामलाई श्रृंखला। ये वाला कौन सा है? ऊपर वाला बाबू अन्नामलाई, नीलगिरी के पास। अच्छा, नीचे वाला पालना, अन्नामलाई। तो रावण जब आया तो रावण ये पूजा कर रहा था किस पे? अन्नामलाई पे। रावण आके परेशान किया तो उसको पकड़ के कांख में दबा लिया, और कांख में दबाकर 6 महीना पूजा करता रहा। तो 6 महीने में कुछ खाने को चाहिए ना, तो अन्नामलाई से कहाँ चला गया? पालना। अब इसका पालन पोषण किया और उसके बाद यहाँ पे लाकर छोड़ दिया, कहाँ पे? कोडरमम में। कोडरमम में ये कूद के भागा रावण यहाँ से, कहा कि फिर नहीं आएंगे बाली के पास। बात समझ आ रहा ना? तो 3 पहाड़ियां पूछा था, अन्नामलाई, पालना और कोडरमम। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पे अन्नामुडी है। क्या है? यहीं पे है अन्नामलाई पे अन्नामुडी, अन्नामुडी, मुडी, ये चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वो कौन सा है? गांठ बन जाता है, इसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कोडारमम पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी कहते हैं, इलायची, इलायची, इलायची पहाड़ी। इलायची नाम आने से अब चाय पीने का मन करने लगे। अच्छा, थोड़ा सा बचा हुआ उसके बाद पी लेंगे, ठीक है। इलायची पहाड़ी, क्यों? इस कोडारमम पहाड़ी पे इलायची सबसे ज्यादा पाया जाता है, इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अब चलेंगे पूर्वी घाट, टूटा हुआ भाग। सर पूर्वी घाट टूट क्यों गया? कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? नदियों के लगातार बहने से उसका क्षरण हुआ और पूर्वी घाट टूट गया। अच्छा, बीच का ये वाला पार्ट क्या सर? ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? तो कहा जाता है कि कालांतर में कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और ज्वालामुखी फटी बीचों बीच से। भारत में आया था तब नहीं, जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था तभी, और चारों तरफ लावा बिछ गया, एक बहुत बड़ा मोटा लावा। और लावा जब बिछेगा ज्वालामुखी का तो चट्टानें बन जाएंगी, और इसीलिए ये पूरा चट्टानी भाग है। इधर पानी निकालना होता है ना, नल नहीं लगता है। ये समझ लो इस भाग में हो ना, इस भाग में, उत्तरी भारत के मैदानी भाग में तो सबसे मतलब क्या कहें, भाग्यशाली हो जो जन्म लिए हो। इस साइड होते तो ऐसा नहीं होता, लेयर पानी का मिलता ही नहीं है। क्यों भाई? चट्टान है ना, चट्टान में कहाँ पानी को 700-800 मतलब फीट नीचे पानी लेके जाते हैं लोग खुदाई करने। एक नल कोई गड़वा ले तो महान होता है। अपने तरफ क्या है, 20 फीट पाइप लाए और हलाए और पानी निकला और पीना स्टार्ट। लेकिन उधर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अपने तरफ जो मतलब पोखरा तालाब होता है ना, उसको हम खुदवा लेते हैं, इधर खुदवाया नहीं जाता है। इधर पोखरा तालाब अपने आप बनता है, वो पोखरा तालाब है, पानी जल्दी सूखता नहीं है। नदियां अपने तरफ की नदियां ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, देखो ऐसे नदी चल रही है, ऐसे नदी। एक दिन मन करेगा पानी ज्यादा आएगा तो ऐसे आके ऐसे कहेगी सीधा चलो, ये वाला खत्म हो गया, और ये क्या बन जाता है? झील, झील बन जाता है, ठीक है। लेकिन नदी जिस तरीके से मन कर चल सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में जहां उसका स्थान दिया गया उसी में चले। क्यों? काट नहीं पाएगी भाई, अचानक काट नहीं पाएगी। और यही कारण है कि ज्यादा बाढ़ उधर नहीं आता। बाढ़ किधर आता है? हम लोग के क्षेत्र में आता है। नदियां उफान पे आती हैं और तोड़ती हुई निकल जाती हैं। अच्छा, इधर बाढ़ कहाँ से आएगा? इधर नदियां जो होती हैं वो जब पानी होता है तो ये बहती हैं, और पानी नहीं होता है गर्मी दिन में सूख जाती हैं। तो सतत वाहिनी नहीं होती हैं। सतत वाहिनी में हमेशा बहने वाली नहीं होती हैं। क्या होती हैं? मानसून वाहिनी होती हैं, ऋतु वाहिनी होती हैं। अर्थात जब बारिश होगा तो बहेंगी, नहीं तो नहीं बहेंगी। क्या कहीं पे भी कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट करना, आपको हम समझा देंगे। लेकिन उम्मीद है कि पर्वत, पहाड़ी, ये सब कुछ हम क्या कर लिए, बता दिया आपको, और आपको अच्छे समझ में ही आया होगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये मैदानी इलाका जो है ना, मैदानी इलाका,
इसको चलो समझा देते हैं। जब टेथिस सागर उठने लगा इधर से, तो गड्ढा जो बचा हुआ भाग था, नदियां इधर से निकल रही थी और नदियां आके उसमें गिरी, मलबा लाई। तो ये जो क्षेत्र है, ये पट्टी, ये वाला, ये सब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ मैदानी भाग है, जिसमें आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तो कुछ मतलब इधर आ जाता है दिल्ली की पहाड़ी वाले में, तो पठारी भाग होता है, लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब किसका पार्ट है? उत्तरी भारत का मैदान है। अच्छा, एक चीज और बताना था आपको, हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में और बांटते हैं। किसके आधार पे? नदियों के आधार पे। नाम हम देते हैं, इसको मिटा दे बाबू, चलो मिटा देते हैं। हिमालय को 3 प्रकार से और बांटते हैं। देखो, ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी और काली नदी, सिंधु नदी और काली नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 पार्ट में हमने बांट दिया ना, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट में बांट दिया हमने। किसमें? सिंधु, काली, तीस्ता और दिहांग, ठीक है। एक है कुमायूं हिमालय, ये कौन सा है? कुमायूं हिमालय। ये कौन सा है? नेपाल हिमालय। ये कौन सा है? असम हिमालय, ठीक है ना। ये कौन सा है? असम हिमालय। ये कौन? नेपाल हिमालय। ये है कुमायूं हिमालय। नदियों के नाम पे यहाँ सिंधु बहती है, सिंधु से लेकर के काली तक, काली से लेकर तीस्ता तक, तीस्ता से लेकर के दिहांग, दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काली और तीस्ता के बीच बहने वाली नदी, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में आता है? क्या कहोगे? काली और तीस्ता के बीच आता है। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग बंद करेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अपना तो हम 100% एफर्ट दिया आज, और इसमें से क्वेश्चन बनेगा। आप नोट्स बन, देखिए अभी लगभग 9 बजने वाला है, घड़ी थोड़ा सा हमारा रुका हुआ है, एडजस्ट कीजिएगा। तो इसमें आप अभी इसी समय, जैसे लाइव क्लास कर रहे हो, शॉर्ट नोट लेते जाओ। अगर नहीं बना पाए हो तो फिर बैठो, शॉर्ट नोट बनाओ, मतलब सोने से पहले आज का काम पूरा करो। पढ़ाई में ये मत करो ना कि हम नोट कर लिए, कल पढ़े, कल आता ही नहीं है भाई। और आपको तो जीवन और मृत्यु का सवाल बना लेना चाहिए इसको। एक महीने में नौकरी या तो तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे नहीं तो फोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे तो फोड़ेंगे। पास होने के लिए पढ़ाई बंद करो, रैंक लाने के लिए पढ़ाई करो कि अपना क्षेत्र मिले भाई, अपना डिस्ट्रिक्ट मिले, ठीक है। कई लोग छोड़ के जाना स्टार्ट कर दिए, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो छोड़ के चले गए, ये नहीं सुन रहे हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।